गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या था होमवर्क, क्या था? या था ही नहीं, मुझे लगता होमवर्क कुछ। अच्छा। हाँ, हाँ। गाना सुनते टाइम क्वेश्चन कर सकते, नहीं कर सकते बेटा? कहां से कहां था? 39 से 51। O1 में। और और कौन सा था? 56 से 64 एंड 43 से 50। अच्छा, है मेरे पास, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 39 से 51 में। कोई डाउट? 39 से 51 में। फोर्टी सेवन में। तो 39 से 47 तक सारे हो गए, बहुत बढ़िया जी। 44 में भी डाउट निकल के आ गया। अरे तुम अब धीरे धीरे सब में डाउट मत निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 44। बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। 42 भी कोई महान आत्मा नहीं बेटा। 42 भी पूछ लिया तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 47 पर आते हैं। के दे रखा है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट पीएच 9। कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? तो पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, या मिलीमोल्स यूज करो यहां पर, क्योंकि मिक्सअप करने पर वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। तो एसिड कितना लिया हमने? 10 ml, जिसकी कंसंट्रेशन है 2, तो एसिड के मिलीमोल्स हो गए 2। सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 5, मान लेते हैं उसका वॉल्यूम V। ये ml में, तो ये भी ml में। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? pKa की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस लॉग 5। 10 माइनस लॉग 5। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। कहां प्रॉब्लम है भाई इसमें? आंसर गलत दे रखा है क्या? हम्म। तो मेरे हिसाब से इधर जाएगा तो ये log 5 माइनस, यानी 1/2। ये 1/2 हो गया, तो 1/2 इक्वल्स टू V इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 2। वो तो गया यार, V इक्वल्स टू 2 ml। कहां गड़बड़ है?
अच्छा, ऑप्शन दिल्ली दे रखा है, कैलकाटा होगा, कैलकाटा कर लेना। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में सही है, सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फोर्टी एट नहीं बता रहा हूं। फिफ्टी भी नहीं बता रहा हूं। फिफ्टी वन भी नहीं। नेक्स्ट आगे का क्या था? 56 से 64। 56 से 64 में डाउट्स पूछिए। 64। बेटा 58 में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मिक्सअप करने के बाद पीएच क्या होगी निकाल के देखो। 58 में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके मोल्स ज्यादा हो वो बच जाएगा, बचे हुए मोल्स उससे कंसंट्रेशन। तो 58 नहीं करवा रहा हूं मैं, माफ करो यार, 58 है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, अब ये क्वेश्चन भी क्या बोलूंगा अभी मैं। क्वेश्चन नंबर 59 में चेक करो कि क्या वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। रिएक्ट करने के बाद डिसाइड करो कि क्या वो बफर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में आगरा ऑप्शन दोनों ही बेस है, बॉम्बे ऑप्शन दोनों ही एसिड है, बफर नहीं बनेगा। लेकिन कैलकाटा ऑप्शन में बफर बनेगा, बट रिएक्शन होने के बाद। तो 59 में NaCN बेस है, HCl एसिड है, रिएक्शन होगी क्योंकि NaCN के मोल्स ज्यादा है। NaCN के मोल्स ज्यादा है तो बफर बनेगा। फैंसी बेटा अब तुम भग जाना यहां से, क्लास से। हाँ, चले जाओ क्लास छोड़ के, अब पूछना मत कुछ भी। एटिकेट सीख के आना पहले थोड़े से, और फिर क्लास में कुछ पूछना। नेक्स्ट, सिक्सटी फोर। क्या डाउट है भाई 64 में? वन बाई 10 एन लिखो या एम लिखो, एसिटिक एसिड के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट ऐसे सोचो, एसिटिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? NaOH के साथ। बनेगा क्या? CH3CO Na प्लस H2O, राइट। मान लो इसके A मोल्स है, मान लो इसके A मोल्स है। पूछा क्या? जब टाइट्रेशन 25% हो जाए, 25% मतलब इसमें से 0.25 रिएक्ट कर जाए, मतलब A/4। अगर इसमें से A/4 रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? A/4। तो अब ये कितना बचा रह गया? 3A/4। और क्या बन गया? बफर। किसके फॉर्म में लग जाएंगे? बफर के फॉर्मूले। यहां पर पीएच कितनी आ जाएगी? पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है? A/4। और एसिड की वैल्यू कितनी है? 3A/4। तो ये 1/3 बचेगा यहां पर, pKa प्लस लॉग 1/3। जब 50% रिएक्शन होगी तो क्या होगा? 50% के केस में क्या होगा?
A/2 रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका भी A/2 बचेगा, इसका भी A/2 बचेगा, तब भी बफर बन गया। लेकिन इस बार बफर के केस में पीएच कितनी हो जाएगी, पीके, बिकॉज ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ऊपर भी A/2, यहां पर भी A/2। समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट, बस यहीं तक दे रखा था, ठीक है। उसके बाद और क्या था, S1 में 43 से 50, कोई डाउट? फोर्टी फोर्थ का फोर्थ एंड फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 44 S1 का। क्या इन दोनों के इक्वल मोल से बफर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CH3COH प्लस NaCl। ये बफर नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक एसिड है और एक बेस है, अगेन दोनों के इक्वल मोल से केवल सॉल्ट बनेगा NH4NO3, वो भी बफर नहीं है। थर्ड पार्ट, एक वीक एसिड और एक वीक बेस है, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। यस, ये बफर बनाएंगे, एक वीक एसिड एक वीक बेस, ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड वीक बेस। यस, ये बफर है। जैसे NH4CN बफर है, ये वीक एसिड ये वीक बेस, ये बफर है। NH4OH, लेकिन इसके इक्वल मोल्स नहीं है, अनइक्वल मोल्स। हाँ, इसमें अगर आपने HCl के मोल्स ज्यादा ले लिए तो बफर नहीं बनेगा। इट कैन बी फॉर्म्ड, लैंग्वेज को पढ़ो, इट कैन बी फॉर्म्ड, यस बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसके मोल्स ज्यादा होने चाहिए, बफर बन जाएगा NH4OH के। और लास्ट में किसके ज्यादा होने चाहिए, फिफ्थ में HCN के, HCN के मोल्स ज्यादा होने चाहिए तो बफर बन जाएगा। और यहां पर भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, समझ में आ गई बात? तो ये भी बफर होगा। याद करो, वर्ड बताया था सिंपल बफर। तो इसका आंसर थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 3। और बोलिए आगे। फोर्टी सिक्स में ध्यान रखना, pKa दे रखा है, 46 में pKa दे रखा है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ये ढंग से करना, इस चीज को मिक्स क्या कर रहे हैं हम, NH4Cl प्लस NaOH। क्या ये रिएक्ट करेंगे, क्या ये रिएक्ट करेंगे? ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है। यस, रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, NH4OH प्लस NaCl। NaCl को तो भूल जाओ, NH4Cl के कितने मिली, NH4Cl के कितने मिली मोल्स है, 7.5, इसके कितने हैं, 5 मिली मोल्स लिखे मैंने। ये 0, ये 2.5 और ये कितना हो जाएगा, 5।
चाहो तो इसके भी लिख दो, लेकिन NaCl से कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या बन गया, बफर। किसका बफर, NH4OH और NH4Cl का। तो POH इक्वल्स टू PKB प्लस log 2.5/5। लेकिन क्वेश्चन में PKA दे रखा है, उससे पहले PKB निकालो, और वो PKB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.74 प्लस log 1/2। नैतिक का कहना है सर पढ़ता हूं फिर भी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, क्या करूं। नैतिक जो कहूंगा वो करोगे ना, या बस ऐसे ही पूछ लो, क्योंकि और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे गाना गाना नहीं आता, गाने की कोशिश करता हूं, बहुत बुरा गाता हूं, क्या करूं बताओ। हाँ, बहुत मन करता है लेकिन बड़ा बुरा गाता हूं। बोलो। बताओ बताओ। अन अकेडमी की प्लस क्लास में VC पर सब गाते थे, याद है सर। हाँ यार, वहां पर सुनाई देता था। तो बेटा या तो दो ही तरीके होते हैं, गाना छोड़ दें या और प्रैक्टिस करें। और ये कंफर्म है कि प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इक्वलेंस पॉइंट की पीएच, इक्वलेंस पॉइंट की पीएच क्वेश्चन नंबर 49 में दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2। एसिटिक एसिड को हम किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, NaOH के साथ। तो मान लो एसिटिक एसिड के कितने लीटर है, 1 लीटर, 0.2 m एसिटिक एसिड। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए NaOH का भी कितने लीटर डालना होगा, 1 लीटर, 0.2 m NaOH। मिक्सअप करते ही वॉल्यूम डबल, कंसंट्रेशन हाफ। तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, यानी अब दोनों को मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन एक तरह से आधी रह गई। यूं सोच लो, ये भी 0.1, ये भी 0.1, क्या बनेगा, CH3CONA 0.1 प्लस H2O। यानी अब सॉल्यूशन में क्या है, CH3CONA। कंसंट्रेशन पता है, इसके कारण क्या निकाल लो, पीएच। क्वेश्चन नंबर 49 में भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर 50 में भी यही करना है, 49 में भी यही करना है, 50 में भी यही करना है। क्वेश्चन देखो, सीरियसली बता रहा हूं। शुभांकर कह रहा रियाज करने से आपकी आवाज लता मंगेशकर जैसी हो जाएगी। देखो, लता मंगेशकर जैसी या रफी जैसी या सोनू निगम जैसी है तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जरूर अच्छी होगी। टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फटाफट हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी, ये जरूर है, ध्यान रखना। तुम एक साल में इंजीनियर नहीं बनते हो, ये ध्यान रखना। 4 साल का कोर्स होता है, पता है। तो सिंगर भी आप एक साल में नहीं बन सकते हो, एक महीने में नहीं बन सकते हो। उसी तरह से तुम ये थोड़ी कि एक साल से जेई की तैयारी कर रहे हो, नहीं भाई। मैथ्स कब से पढ़ रहे हो, एटम मॉलिक्यूल ये कब से पढ़ रहे हो, कितने सालों से पढ़ रहे हो। कितने सालों से पढ़ रहे हो, तो ये देखना पड़ेगा।
डन। मजा आया क्वेश्चन करके? देखो ये क्वेश्चन सीरियसली मैं बता रहा हूं, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इनको करो, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चैप्टर समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन करते करते याद होगा, क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे। बिना क्वेश्चन किए हुए नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको करते करते आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 नहीं बता रहा हूं यार। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल मत पूछा करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आयनिक नहीं भी पढ़ा था तब भी तुमसे होने चाहिए, और ये भी तुम पूछ रहे हो तो बड़ी शर्म की बात है। ऋतुराज का कहना सर असली मजा तो O2H2 में ही आता है। चलिए अच्छी बात है, गुड। तो लास्ट क्लास में हमने केसेस बनाए थे, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे, याद है? ये लास्ट क्लास के ही क्वेश्चंस है जो हमने किए थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आप लोगों को। तो देखो अब क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, बस कभी एसिड बदल जाएगा, कभी बेस बदल जाएगा। यहां पर भी अब मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है, एसिटिक एसिड का क्वेश्चन आता है, NH4OH का क्वेश्चन आता है, तो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन एसिटिक एसिड या बेस बदल दो, तो वही क्वेश्चन जो बहुत आसान लग रहे हैं, वो मुश्किल लगने लगते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं NH4Cl की pH निकालो, क्वेश्चन हो जाता है, बट ये दे दो कि C6H5NH3+ Cl- की pH निकालो, फंस जाती गाड़ी कि सर ये क्या लिख दिया। अरे भाई ये भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। जैसे आप NH4+ की pH निकालोगे, जैसे C6H5NH3+ की निकालोगे, उसी तरह से इसकी भी करोगे। तो ये थोड़ी आदत डालनी पड़ती है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, NH4OH प्लस HCl, रिएक्शन लिखना आसान है, इजीली रिएक्शन लिख देते हैं सब। बफर बनेगा, क्या बनेगा? अब यही क्वेश्चन आ जाता है C6H5NH2 प्लस HCl, रिएक्शन लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर क्या बनेगा, C6H5NH3+ Cl-। यहां जनरली प्लस माइनस लिखते हैं, यहां पर भी लिख सकते हो। ये भी बफर बना सकता है। अगर इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, क्या होगा, ये 1 बचेगा, ये 0, इसका 1 मोल, क्या बन गया, बफर। ये क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा। इक्वल मोल्स है तो केवल सॉल्ट, इसका भी 1, इसका भी 1, ये भी 0, ये भी 0, ये केवल 1 हो गया। ये भी राइट। चाहो तो एक और केस ऐड कर दो यहां पर, थर्ड वाला, इसका 1, इसका 2, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। ये किसका केस आ जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अरे बेटा शोभित, उससे दिवाली से पहले हो जाएगा तुम्हारा कोर्स। अभी आयनिक का लास्ट लेक्चर नहीं, अभी लेक्चर्स होंगे आयनिक के। ये भाई साहब, हो फैंसी क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना, है? और मेरा दिमाग को कहीं छोड़ के आए हो, वहां से गिरवी मत रखो, वहां से छुड़ा के लाओ पहले। देन इसी में अब ये तो चलो हो ही गया, अब इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड H2CO3 प्लस NaOH, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं,
तो क्या होगा? अब यहां पर रिएक्शन क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, सबसे एक एक करके H प्लस आयन निकलेंगे। ये पहले कन्वर्ट होगा NaHCO3 प्लस H2O। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और अभी भी अगर हम और NaOH मिलाएंगे तो ये NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaHCO3 के साथ। NaHCO3 के साथ और क्या बनाएगा? H2CO3 प्लस H2O। यानी पहले जब हम NaOH डालेंगे तो वो H2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 बनेगा। जब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अब जब आप NaOH डालोगे तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। पहले हमेशा H2CO3 के साथ करेगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। NaOH डालोगे पहले वो ज्यादा एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब, क्योंकि अब H2CO3 नहीं बचा है, तो NaOH की किसके साथ रिएक्शन होगी? NaHCO3 के साथ। राइट? अगर तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। अगर इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। अब यहां पर फॉर्मूले क्या लगेंगे उसकी बात करते हैं। मान लो इसका 1 मोल है, यानी पहला केस ले रहा हूं, 1 मोल H2CO3 के साथ हमने 0.5 मोल NaOH मिक्स किया, तो इसके कितने? 0.5। क्या होगा? ये रिएक्शन, ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये 0, लेकिन इसके 0.5 मोल्स बच जाएंगे और इसके भी 0.5 मोल बनेंगे, वाटर भी बनेगा। अब सॉल्यूशन में कह सकते हो कि NaOH नहीं है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? H2CO3 के कितने मोल्स? 0.5 मोल्स। और किसके मोल्स? NaHCO3 के भी 0.5 मोल्स। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? बताओ, बताइए क्या बन गया ये? सॉल्यूशन में अब H2CO3 है, NaHCO3 है, तो H2CO3 और NaHCO3 का क्या बन गया? बफर। बफर, ये एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, क्या बन गया इन दोनों का? बफर। पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच का फॉर्मूला pK1, और सिंस दोनों के मोल्स बराबर है तो यहां पर 0.5 अपॉन 0.5। लेकिन अगर इसके 1 मोल के साथ इसके भी 1 मोल को मिक्स कर दिया, तो दोनों के 1 मोल को मिक्स किया तो क्या होगा? दोनों के 1 मोल को मिक्स करने पर क्या होगा? कौन सा सॉल्ट? कौन सा सॉल्ट?
इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल। आप अलग से वापस से रिएक्शन लिखना, ये दोनों रिएक्शन फिर से लिखना यहां पर, और इस बार यहां पर इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल, 0 0, इसका 1 मोल बनेगा एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। सॉल्ट है, आधा अधूरा मत बोलो, पूरा बोलो, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। सॉल्यूशन में अब केवल क्या बचा, NaHCO3, और इसके कितने मोल्स बचे, 1 मोल। तो NaHCO3 के कारण pH क्या होगी, pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa1। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। तीसरा केस, ये पहले नहीं बन रहा था, यहां पर मोनोप्रोटिक में कभी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट नहीं बनेगा। मोनोप्रोटिक एसिड में बेस डालोगे तो एम्फीप्रोटिक नहीं बनेगा, बट डाइप्रोटिक में डालोगे तो बनेगा। थर्ड केस, इसके 1 मोल के साथ NaOH के अब हमने कितने मोल्स डाल दिए, 1.5। 1 मोल H2CO3 प्लस 1.5 मोल NaOH। तो अब क्या होगा जी, चलिए फिर से देखते हैं। तो यहां पर इसका 1 मोल और इसका 1.5 मोल। अब क्या होगा, इसके 1 मोल के साथ इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसके 1.5 है तो 1.5 मोल्स बचेंगे। तो अभी भी इसके 0.5 मोल्स बचे हुए हैं। अब आप या तो यूं सोच लो कि इसके 1 के साथ 1 मोल तो रिएक्ट कर गए, इसका 1 मोल बन गया। अब आपने और 0.5 मोल NaOH डाला, लेकिन अब H2CO3 तो नहीं है, तो ये 0.5 मोल NaOH के जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaHCO3 के साथ। यानी अब सेकंड रिएक्शन भी स्टार्ट होगी, सेकंड रिएक्शन भी स्टार्ट होगी। और सेकंड रिएक्शन के लिए आप कह सकते हो कि NaOH के मोल्स 1 मोल से ज्यादा होने चाहिए। तो अब यहां पर ये तो इसके 0.5 है, ये हो जाएंगे 0, इसके 0.5 बचेंगे और इसके कितने बनेंगे, 0.5। फिर से बन गया बफर। किसका बफर, इस बार बफर बना है NaHCO3 का और Na2CO3 का। पहले भी बफर था, लेकिन पहले बफर किसी और का था, अब बफर किसी और का। इस बार फॉर्मूला pKa2 प्लस log 0.5 अपॉन 0.5। यानी फॉर्मूले बदल रहे हैं। पहले फॉर्मूला pK1, फिर एम्फीप्रोटिक, फिर pKa2, फिक्स नहीं है। 3 केसेस बन चुके हैं ऑलरेडी, अब नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। इससे पहले में जब हमने किया था तो 3 ही केस बन रहे थे, 3 ही केस बन रहे थे। यहां पर अब नंबर ऑफ केसेस 3 नहीं 5 होंगे, 5 केसेस होंगे। अगर H3PO4 होगा तो 7 केसेस होंगे, H3PO4 होगा तो 7 केसेस होंगे। कैसे होंगे वो आप खुद सोच सकते हो। और अगर यही 1 मोल H2CO3 के साथ 2 मोल NaOH मिक्स कर दिया तो अब फर्स्ट रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी, सेकंड रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी, सेकंड रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि H2CO3 का 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल के साथ NaHCO3 बनेगा। फिर NaHCO3 के 1 मोल के साथ NaOH का 1 मोल और रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास NaOH के कितने मोल्स है, 2 मोल। NaOH के 2 मोल है। तो इस बार फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा, 1 मोल Na2CO3। कैटेगरी क्या होगी इसकी, Na2CO3 मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन। याद आ रहा है, मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन। अब इसमें कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप लिखनी होगी हाइड्रोलाइसिस की, बाद वाली स्टेप्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहां पर कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा
CO3 2 माइनस प्लस H2O, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, C माइनस X और X। अब C की वैल्यू देनी होगी, वॉल्यूम पता होना चाहिए। अभी यहां पर मैं डायरेक्ट आपको मोल्स दे रहा हूं, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ इसका 1 मोल है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे उससे कंसंट्रेशन पता चलेगी। और फिर हमें किसके लिए सॉल्व करना होगा, X के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, KW अपॉन Ka2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस X। और सोचो इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा हमने NaOH डाला तो क्या होगा, 2 मोल से भी ज्यादा डाल दिया तो फिर वो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर इससे ज्यादा NaOH डालेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आर्यन। अब अगर आप और NaOH डालोगे तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर वो NaOH सॉल्यूशन में रहेंगे, क्योंकि अब NaOH जो आप डालोगे वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो Na2CO3 पर NaOH का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ये यहां लिख रहा हूं मैं। फिफ्थ केस, लेट्स से 1 मोल H2CO3 के साथ 3 मोल्स NaOH आपने मिक्स कर दिया। अब समझ लेना इसको, 2 मोल तो NaOH के रिएक्ट कर जाएंगे, बट वो जो एक्स्ट्रा 1 मोल और डाला वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 1 मोल Na2CO3 प्लस 1 मोल NaOH बच जाएगा। समझ में आया या ये मैंने कैसे लिखा, 1 मोल Na2CO3 बन जाएगा, लेकिन NaOH के 3 मोल है तो NaOH का 1 मोल यहां बच जाएगा। और अब इस NaOH का Na2CO3 पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज Na2CO3 क्या है, बेसिक सॉल्ट मतलब बेस, H2CO3 एसिड है तो कार्बोनेट आयन बेस है। तो कार्बोनेट आयन पर NaOH का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर अभी तो हमने OH आयन कंसंट्रेशन X लिखी है, यहां से भी लिखना पड़ेगा कि इससे OH आयन कितने आ रहे हैं वो यहां ऐड कर दो, और फिर किसके लिए सॉल्व कर देना, X के लिए। कैलकुलेशन होगी, डेफिनेटली कैलकुलेशन होगी। 5 केसेस बने हैं। और मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस 2022 में जो क्वेश्चन आया ना वो इसी टाइप से कुछ आया, वो अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी और करेंगे तब हो पाएगा, बट जेई एडवांस 2022 में जो क्वेश्चन आया वो इसी तरह से आया है, शीट में दे रखा है। अब एक काम समझ में आ गई ये सारी बातें, 5 केसेस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे, अगर ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए ना, तो मैं आपको बताऊं फिर आयनिक को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयनिक पूरा फिट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इससे पूरा आयनिक रिवाइज हो रहा है, हर एक चीज रिवाइज हो रही है। अब आप एक काम करो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, 100 ml 0.1 m H3PO4 के साथ मिक्स कर रहे हैं 50 ml 0.1 m NaOH प्लस 100 ml NaOH प्लस 150 ml NaOH प्लस 200 ml NaOH प्लस 250 ml NaOH प्लस 300 प्लस 400, और ये फिक्स है। केवल आपको जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूले बताने। सबसे पहला काम क्या करोगे, अब रिएक्शन 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टेप में होगी, बट कितने मोल्स डालने पर कौन सी स्टेप स्टार्ट होगी वो समझ में आना चाहिए। जैसे यहां पर अभी जब हमने देखा तो 0.1 मोल डालने पर केवल फर्स्ट रिएक्शन ही स्टार्ट हो रही थी, फर्स्ट रिएक्शन ही हो रही थी।
सेकंड रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। यहां पर मोल्स आप निकाल सकते हो 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल्स, इसके 5 10 15। तो अब सोचो अगर इसके 10 मिलीमोल्स के साथ 5 मिलीमोल्स ऐड करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन ही होगी, 10 के साथ 10 डालोगे तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहां तक सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहां तक फर्स्ट कंप्लीट होगी, यहां थर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अब रिएक्शन लिख दो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, किसके कितने मोल्स बनेंगे, और फॉर्मूले आपको बताने कि फॉर्मूला कौन सा होगा, PK1 होगा या बफर का फॉर्मूला होगा या एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का फॉर्मूला होगा या मल्टीवेलेंट का फॉर्मूला होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। मैं यहां पर अब रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, आप अलग से रिएक्शन को लिख लो। H3PO4 की NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट में बफर बनेगा, फर्स्ट पार्ट में बफर बनेगा और आंसर आएगा PKA1, आंसर आएगा PKA1, बिल्कुल सही। मैं यहां पर केवल आंसर लिख रहा हूं, रिजल्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में बफर किसका बनेगा, H3PO4 प्लस NaH2PO4, इसका बफर बनेगा और इसकी pH हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा pH इक्वल्स टू PKA1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट का आंसर लिखिए। सेकंड पार्ट में क्या बनेगा, यस एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, बिल्कुल सही कहा निखिल, आर्यन, दिव्यांशु। दिव्यांशु सेकंड में एसिड गलत लिखा है, दिव्यांशु भी बहुत सारे हैं। हाँ अब सही किया, फर्स्ट बफर, सेकंड एम्फीप्रोटिक, वैसे सिंपल सा बताऊं, फर्स्ट बफर, सेकंड एम्फीप्रोटिक, थर्ड बफर, फोर्थ एम्फीप्रोटिक, फिफ्थ वापस से बफर, हाँ सिक्स्थ एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, सिक्स्थ फिर अलग कैटेगरी बन जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर NaH2PO4, NaH2PO4 बचेगा केवल, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट हाफ ऑफ PKA2 प्लस PKA1, PKA2 प्लस PKA1। निखिल सिक्स्थ का आंसर सही है, सेवंथ भी सही है। कौशल सिक्स्थ में कॉमन इनफेक्ट नहीं होगा, सेवंथ में होगा। आर्यन थर्ड का आंसर भी सही है, फोर्थ का आंसर भी सही है, हार्दिक सही है। फॉर्मूले लिखते जाओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर लिख के फॉर्मूले लिखते जाओ। बिल्कुल वंश सही है, सिक्स्थ में मल्टीवेलेंट कैटायन। अविरल थर्ड में मल्टीवेलेंट कैटायन नहीं होगा, यहां थर्ड में फिर बफर बनेगा।
थर्ड में सेकंड रिएक्शन आधी हो जाएगी, थर्ड पार्ट में सेकंड रिएक्शन आधी हो जाएगी। थर्ड पार्ट में किसका बफर बनेगा? NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। तो थर्ड पार्ट का आंसर pH इक्वल्स टू pKa2। कौशल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, सुपर से भी ऊपर। आर्यन बिल्कुल सही है, लक्ष्य सही है, नैतिक सही है, फोर्थ पार्ट फिर से एम्फीप्रोटिक Na2HPO4 और इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ ऑफ pK3 प्लस pKa2। यहां तक आते आते सेकंड रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके 10 मिलीमोल के साथ इसके कितने डाल दिया आपने? 20 मिलीमोल। 10 मिलीमोल के साथ 20 मिलीमोल डाल दिए तो पहली रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। और जैसे ही दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हुई यानी अगेन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, फॉर्मूला हाफ ऑफ pKa3 प्लस pKa2। देन फिफ्थ पार्ट फिर से बफर बनेगा। किसका बफर? Na2HPO4 प्लस Na3PO4 प्लस Na3PO4। यस, आप लोग NSEC का फॉर्म भर सकते हो और कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयार करते रहो। जो मैं शीट दे रहा हूं उसमें से केवल S1O1 को ढंग से कर लो, सीरियसली बता रहा हूं, S1O1 को ढंग से कर लो। NSEC चुटकियों में निकल जाएगा। ऐसा लगेगा सर सब आता है, सब आता है। हम बस वही थोड़ा जनरली होता क्या है 26 नवंबर को होता है तो वो कोर्स वैसे इस बार पूरा हो जाएगा हमारा, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन नहीं हो पाता इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पुराना रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो हेल्प हो जाएगी। और कुछ नहीं करना, केवल O1 को करो, S1 को करो, बस NSEC आसानी से निकल जाएगा। कौन सा NSCC? NSCC नहीं बेटा, NSEC। केमिस्ट्री ओलंपियाड का स्टेज 1 का जो पेपर होता है उसको बोला जाता है NSEC। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए फर्स्ट लेवल जो होता है दैट इज NSEC। फिजिक्स वाले को NSEP बोलते हैं, केमिस्ट्री को NSEC। ये फर्स्ट स्टेज होती, इसमें जब क्लियर होते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, तभी सेकंड स्टेज दे पाते हैं जिसे हम कहते हैं INCHO, इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड। फिर इस तरह की बहुत सारी स्टेप्स होती है। लक्ष्य बेटा कोई मेन टॉपिक नहीं है, सबकी S1 करो, O1 करो। जितने भी चैप्टर्स है सबकी S1 O1 कर लो, सारे इंपॉर्टेंट है। अनुज यहां पर जनरल ज्ञान नहीं बढ़ाना है कि और मैथ्स का क्या होता है, थोड़ा ढूंढो सब पता चल जाएगा। तो फिफ्थ में फिर से बफर, और बफर के केस में इस बार फॉर्मूला आ जाएगा pH इक्वल्स टू pKa3। सिक्स्थ पार्ट में थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, और जब थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? Na3PO4।
Na3PO4 बचेगा। और मल्टीवेलेंट वाला केस आ जाएगा। इसमें अब फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा। फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलाइसिस जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw/Ka3 इक्वल्स टू x² C-x। ध्यान, किसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखोगे यहां पर? फॉस्फेट आयन की। Na3PO4 बेसिक सॉल्ट है, इसे क्या बोल सकते हैं? बेस। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, सिक्स्थ पार्ट में Na3PO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी वो बताओ। सिक्स्थ पार्ट में Na3PO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी वो बताइए। कंसंट्रेशन पूछी है, मोल्स नहीं पूछे, मिली मोल्स नहीं पूछे। वेरी गुड स्वपन, अमन। चलो एक काम करो, मिलीमोल्स अलग से लिखो। Na3PO4 के कितने मिलीमोल्स बनेंगे? मिलीमोल्स कॉमा कंसंट्रेशन दोनों ही लिखो। मिलीमोल्स और कंसंट्रेशन। मिलीमोल्स कितने हैं, कंसंट्रेशन कितनी है, दोनों लिखिए। मिलीमोल्स और कंसंट्रेशन। अर्चित सही है, तनय सही है, आर्यन सही है, हार्दिक सही है, वेदांत सही है। फैंसी मैं तुम्हारे अब कुछ रिप्लाई कर रहा हूं, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो कमेंट्स करते वक्त, है ना। देवज्ञ सही है। तो देखो मिलीमोल्स तो उसके 10 बनेंगे, क्योंकि इसके 10 मिलीमोल्स है तो Na3PO4 के भी 10 बनेंगे, क्योंकि इसके 10 मिलीमोल्स के साथ इसके कितने ऐड कर दिया NaOH के 30, 10 के साथ 30, तो थर्ड रिएक्शन भी पूरी हो जाएगी। Na3PO4 के 10 मिलीमोल्स बनेंगे, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया? 100 इसका, 300 इसका, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 400, यानी 1/40। तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 1/40, तो यहां 1/40 पुट करोगे। एंड लास्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट। अब हमने और NaOH मिला दिया, और NaOH मिक्स कर दिया। अब क्या होगा? अब जो आप NaOH डालोगे वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 मिलीमोल आपने NaOH जो डाला है, ये एक्स्ट्रा 10, 300 के बाद जो 100 ml और NaOH मिलाया है, 100 ml मतलब 10 मिलीमोल्स, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब इस NaOH का इस Na3PO4 पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। Na3PO4 मतलब फॉस्फेट आयन पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अच्छा ये बताओ, सेवंथ पार्ट में Na3PO4 जो बनेगा और जो NaOH बचा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इन दोनों की कंसंट्रेशन बता दो। इन दोनों की कंसंट्रेशन बता दीजिए सेवंथ पार्ट में। रेशियो में बताओ, रेशियो। स्वपन बिल्कुल सही, वेदांत सही है, अर्चित सही है, आर्यन सही है, सनी सही है, कौशल, नीरज, निखिल ने पूरा नहीं लिखा शायद, अविरल सही,
क्योंकि अब यानी रिएक्शन तो इसके 10 मिलीमोल के साथ इसके 30 मिलीमोल की होगी, इसके 10 मिलीमोल बनेंगे और इसके 10 मिलीमोल बच जाएंगे। तो लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, इसके 10 मिलीमोल बच गए, वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो 1/50 1/50, दोनों की कंसंट्रेशन 1/50 1/50 होगी। और इस NaOH का यहां कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं भाई। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। इवन यहां पर मैं आपको बता दूं, अब जितने भी स्टूडेंट्स और थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहां पर हमने H3PO4 के साथ किसको मिक्स किया, NaOH को। आप चाहो तो 7 केसेस फिर से बना सकते हो। 7 केसेस 100 ml 0.1 m H3PO4 की जगह क्या लिख दूंगा, Na3PO4 प्लस 50 ml 0.1 m NaHCl, यानी बदल दिया। H3PO4 एसिड था, उसकी जगह बेस, और यहां बेस था, उसकी जगह एसिड। फिर से 7 केसेस और बनेंगे। इनफैक्ट ये बनाने हर किसी को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। और ये जस्ट रिवर्स है, जो अभी हमने क्वेश्चन किए ना उसका यूं कह दो लगभग रिवर्स केस है। अभी क्या हो रहा था, एक एक करके H प्लस आयन इसमें से निकल रहा था, एक H कम हुआ, फिर दूसरा कम हुआ, फिर तीसरा कम हुआ। यहां पर क्या होगा, एक एक करके H प्लस आयन ऐड होंगे। Na3PO4 पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2HPO4 में, फिर ये Na2HPO4 किस में कन्वर्ट होगा, NaH2PO4 में, फिर ये Na2HPO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में। यानी उसी तरह से फिर से बफर, एम्फीप्रोटिक, इसी तरह के केसेस यहां पर फिर से बनेंगे। प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस करोगे अपने आप फ्लो आता जाएगा। और सीरियसली बता रहा हूं, एक दो लेक्चर, एक दो दिन में अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं वो कर रहे हो, ऐसा लगेगा यार सब कुछ बड़ा मक्खन की तरह हो रहा है सर। बहुत आसान है, सीरियसली मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन करो, जहां अटक रहे हो वहां मुझसे पूछ सकते हो। कहीं अटको तो पूछो कि सर ये वाली स्टेप समझ में नहीं आ रही है, वो पर्टिकुलर स्टेप पूछो कि क्या हम कर रहे हैं, वो आपको पूछना होगा। यहां पर चाहो तो थोड़ा सा जैसे रिएक्शन का हिंट दे देता हूं। Na3PO4 प्लस HCl क्या बनेगा, Na2HPO4 प्लस NaCl। NaCl से कोई लेना देना नहीं है। फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये Na2HPO4 अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस NaCl। फर्दर क्या होगा, NaH2PO4 प्लस HCl, H3PO4 प्लस NaCl। इसमें जैसे लास्ट वाला केस बता देता हूं, 10 ml 40 ml, राइट। 10 ml 40 ml क्या होगा, ये 10 और ये 40, 0 30 बचेगा, 10 बनेगा। इसके कितने बने 10, इसके कितने बचे हुए 30, 0 20 बचा, 10 बन गया। इसके कितने बने 10, इसके कितने बचे हुए 20, ये 0, ये 10 और ये 10। हाँ लेकिन ध्यान रखना ये सब मिली मोल्स है, कंसेंट्रेशन निकालनी है तो 10 डिवाइडेड बाय 500, इसकी भी कंसेंट्रेशन 10 डिवाइडेड बाय 500, ऐसे करना होता है ये सब। ठीक है दीपक।
बिल्कुल मयंक, 7th में x प्लस 1/50 हो जाएगा। H प्लस आयन यहां से 1/50 और इससे जो और आएगा x, तो टोटल हो जाएगा x प्लस 1/50। फिर आपको x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। नैतिक थोड़ा सा पहले सर्च करना, एनएसईसी केमिस्ट्री ओलंपियाड है तो केमिस्ट्री आती है, एनएसईपी फिजिक्स ओलंपियाड तो फिजिक्स ही आती है। हाँ 500 ml कैसे आया सोचना, देखें सम्यक। चलो जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना। इसमें थोड़ा और कुछ मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब वापस से बफर सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। याद करो, बफर सॉल्यूशन में मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे, कैटेगरीज की क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैंने ये लिखवाया था कि एक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, कंटेंट्स क्या होता है। सेकंड पॉइंट था मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट था पीएच कैलकुलेशन। अभी भी उसमें एक कह सकते हो 2 पॉइंट्स और बचे हुए, चेंज इन पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन और बफर कैपेसिटी। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ, वैसे फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। चेंज इन पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, चेंज इन पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। कोई भी बफर सॉल्यूशन जो होता है उसमें आप बाहर से जब कोई एसिड या बेस डालते हो, यानी H प्लस या OH आयन डालते हो, तो बफर की पीएच चेंज होती है। ये अलग बात है कि चेंज बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे इस बफर में अगर मैं बाहर से H प्लस आयन ऐड करता हूं, एडिशन ऑफ H प्लस आयन, तो क्या होगा, हमें पता है कि ये जो सॉल्ट है ये H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी सॉल्ट रिएक्ट करेगा। मान लो हमने H प्लस आयन के कितने मोल्स डाले, x मोल। ऑलरेडी एसिटिक एसिड की कितनी कंसेंट्रेशन है, A। इसकी कंसेंट्रेशन x, इसकी A, मान लो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी, x। तो ये रिएक्ट करेगा, S माइनस एक्स, ये 0 और ये A प्लस एक्स। यानी सॉल्ट के मोल्स कम हो जाएंगे, एसिड के मोल्स बढ़ जाएंगे। तो अब इस बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या लिखेंगे हम, pKa प्लस लॉग सॉल्ट माइनस एक्स एसिड प्लस एक्स। और बाय द वे अगर आपने OH आयन डाले तो OH आयन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड बनेगा क्या, CH3CONA। तो इसके कम होंगे तो इसके बढ़ेंगे, इसके कम होंगे तो इसके बढ़ेंगे। यानी यहां माइनस तो यहां प्लस, और यहां प्लस तो यहां माइनस। समझ में आया। अगर एसिड के कम होंगे तो सॉल्ट के बढ़ेंगे, सॉल्ट के कम होंगे तो एसिड के बढ़ेंगे, किसी एक के कम होंगे दूसरे के बढ़ेंगे, टोटल कांस्टेंट रहेगा। एक के अगर 1 मोल कम हो रहे तो दूसरे के 1 बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको देखना कि किसके कम होंगे किसके ज्यादा होंगे, सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, 1 मोल ईच ऑफ HA एंड, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, 1 मोल ईच ऑफ HA and NaA are mixed to form a buffer solution. Find pH of solution. Second part, pH of solution if 1/3 mole HCl is added इसमें चाहो तो एक लाइन और ऐड कर दो, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। pH of solution if 1/3 mole
NaOH इज एडेड। और क्वेश्चन में एक डेटा दे रखा है pKa ऑफ Ha इक्वल्स टू 4। pKa दे रखा है कितना 4 और 1 मोल दोनों के मिक्स किए, 1 मोल Ha 1 मोल Na, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों की पीएच बतानी है जल्दी से। अच्छे डेटा है, कैलकुलेशन बहुत कम है। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ ही जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ ही जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। नहीं आ गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 बिल्कुल सही। आर्यन के तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। आर्यन ने तीनों ही आंसर निकाल दिए, वेरी गुड आर्यन। अमन के भी तीनों आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट, शानदार, जानदार, सुपर से भी ऊपर। हार्दिक के भी आंसर आ गए, बिल्कुल सही है हार्दिक। अर्चित के भी आंसर आ गए, स्वपन के भी आ गए। अमन इज सेइंग टुडे माय फर्स्ट लाइव क्लास, ऑल बैकलॉग कवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। यस बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो डायरेक्ट पीके इक्वल्स टू 4 ही हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सेकंड पार्ट में जब HCl डालेंगे तो HCl एसिड है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na सॉल्ट के साथ। तो सेकंड पार्ट का आंसर pH इक्वल्स टू pKa 4 प्लस लॉग सॉल्ट के मोल्स जो हैं वो कम होंगे, तो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3, और उसके बाद नेक्स्ट 4 प्लस लॉग 1 अपॉन 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3। यहां प्लस, यहां माइनस, तो यहां प्लस, यहां प्लस, तो यहां माइनस। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 3.7। वैसे लॉजिकल है, एसिड डालोगे तो पीएच कम ही होगी, एसिड डालने पर पीएच कम होगी तो 4 से कम ही होगी, बेस डालोगे तो पीएच बढ़ेगी। तो इसका आंसर 3.7 और इसका आंसर 4.3। बट इसी में मैं आपको एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट, pH of solution if it is diluted 10 times। मतलब जो इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, हमने वॉल्यूम कितना कर दिया 10 लीटर, इसमें वाटर ऐड कर दिया जिससे वॉल्यूम कितना हो गया 10 लीटर। तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी।
तो बताइए अब पीएच क्या होगी? अब पीएच क्या होगी? फोर्थ पार्ट की पीएच क्या होगी? अमन का कहना है कि नो चेंज, आयुष का कहना है 5 हो जाएगी, हर्षित का कहना है 4, अमन का 4, आर्यन वही रहेगा आंसर। सोचो, कंसंट्रेशन कम कर दी, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब कंसंट्रेशन में आप कह सकते हो कि वॉल्यूम 10 टाइम्स कर दिया तो कंसंट्रेशन यानी 1/10 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पीएच अभी भी कितनी आएगी? 4, क्योंकि मोल्स तो 1 है, तो पहले 1/1 था, मोल्स भी 1, वॉल्यूम भी 1 लीटर, तो 1/1 1/1, अब 1/10 1/10, तब आंसर तो अभी भी 4 ही आएगा। तो क्या इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन में वाटर डालने पर बफर की पीएच में कोई चेंज नहीं होगा? क्या ऐसा बोल दूं? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ it is diluted 10 की पावर 4 टाइम्स, यानी अब हमने उसको 10 टाइम्स नहीं 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। 10 की पावर 4 टाइम्स उसे डाइल्यूट कर दिया, अगेन अनचेंज्ड वही रहेगी, बफर बनाते ही इसीलिए ताकि पीएच कांस्टेंट रहे। निखिल, अभी तो तुमने क्वेश्चन किए जहां पर पीएच बदली है 3.7 4.3, हाँ उतनी नहीं चेंज हुई बट चेंज तो हुई है यहां पर। तो क्या इसका भी आंसर वही? यहां अब आंसर 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो बताता हूं। 4 नहीं होगा। हाँ, हेंडरसन इक्वेशन से सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि सर ये 1/v और v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला यानी पीएच अभी भी 4 ही आएगी। हेंडरसन इक्वेशन से सोचोगे तब तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब यहां हेंडरसन इक्वेशन लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? सोचो, ये हेंडरसन इक्वेशन कहां से आई थी? k इक्वल्स टू एस प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, राइट? और हमने इस x को नेग्लेक्ट किया था इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तब जाके कहीं हेंडरसन इक्वेशन आती है। और राइट नाउ इस क्वेश्चन में जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4, एसिड की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -4। अब सोचो, अगर आप इस x को नेग्लेक्ट कर देते हो, यहां पर इस x को नेग्लेक्ट करते हो तो आपके x की वैल्यू ही 10 की पावर -4 आ रही है, और k/c भी 1 आ रहा है, k/c भी 1 आ रहा है। आप यहां पर इस x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब यहां पर हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगा सकते। याद करो, मैंने कहा था कि कहां हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगेगी वो भी बताऊंगा। तो देखिए, मोस्टली हेंडरसन इक्वेशन लगती है, लेकिन ज्यादातर बफर के क्वेश्चन आपने नोटिस किए होंगे, मोस्टली बफर के क्वेश्चन में देखो कंसंट्रेशन या तो 0.1 या ज्यादा ज्यादा 0.01 यानी 10 की पावर -1 10 की पावर -2 इसी रेंज में रहती है, 0.1 0.01, और ज्यादातर के 10 की पावर -4 10 की पावर -5 10 की पावर -6। लेकिन अगर किसी बफर के क्वेश्चन में जैसे ही कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 -4 की रेंज में जाए, या k 10 की पावर -2 -3 k की वैल्यू बढ़ जाए, k अभी भी 1 से कम है बट k 10 की पावर -2 -3 ऐसे आ जाए, यानी जो भी मोस्टली क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग डेटा है, समझ जाओ भाई कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर
जैसे ही कहीं कंसंट्रेशन किसी बफर में 10⁻³ के ऑर्डर में जा रही है, के की वैल्यू भी 10⁻², 10⁻³ यानी के कंसंट्रेशन की रेंज में आ रहा है, मामला गड़बड़ है। फिर आप एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। और हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगेगी, यहां से एक्स के लिए सॉल्व करो, अब यहां से जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। वही एक्स की वैल्यू मेरे हिसाब से यहां पर कुछ √5 की टर्म्स में क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू निकालना जल्दी से बताओ। देखिए एक्स की वैल्यू बताओ। पीएच नहीं, एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ, तो जैसे ये डेटा के की वैल्यू कंसंट्रेशन के बराबर आ जाए और कंसंट्रेशन 10⁻³ -4 की रेंज में हो, समझ जाओ अब हेंडरसन इक्वेशन यूज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन करते करते ध्यान रखना, वैसे बहुत कम चांस है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए। शीट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसे, मोस्टली शीट में जितने भी क्वेश्चन है वहां हेंडरसन इक्वेशन लगती है। राइट, √2 एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे ही कुछ आएगी, √2 - 1 इंटू 10⁻⁻4। यस, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगेन ध्यान रखना, एक बफर सॉल्यूशन की पीएच डाइल्यूट करने पर चेंज होती है। देखो बहुत ज्यादा किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे ना आप, तो पीएच तो 7 हो जाएगी यार। बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पर हर एक सॉल्यूशन की पीएच ऑलमोस्ट 7 के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पानी डालें और पीएच चेंज ना हो। हाँ, लेकिन एक बफर में थोड़ा बहुत पानी मिलाओगे तो कुछ नहीं होगा। सोचो आपने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया, 10 टाइम्स आपने डाइल्यूट किया, तब तक तो पीएच में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप डाइल्यूट करोगे तो पीएच में चेंज होगा। अच्छा खासा डाइल्यूट कर रहे हो 100 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, तो पीएच चेंज होगी। बट थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर रहे हो तो पीएच में चेंज नहीं होगा। एंड लास्ट यहां पर एक पार्ट और बचा हुआ है, बफर कैपेसिटी, 5th वन। बफर कैपेसिटी ये क्या होती है? लेट से अब आपसे मैं कहता हूं कि यार एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो बफर सॉल्यूशन हम क्यों बनाते हैं? कि क्योंकि वो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे बफर एक जैसे होते हैं? मतलब क्या सारे बफर्स की रेजिस्टेंस पावर एक जैसी होती है? तो आंसर इज नो। सारे बफर्स की रेजिस्टेंस पावर एक जैसी नहीं होती, किसी की रेजिस्टेंस पावर कम होती है, किसी की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली अब हम क्या चाहेंगे? एक अच्छा बफर बनाना। एक अच्छा बफर बनाना मतलब जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा हो। क्वेश्चन आता है क्या करें जिससे एक अच्छा बफर बनेगा? तो एक बफर की रेजिस्टेंस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसे कहा जाता है बफर कैपेसिटी। जिसे कहा जाता है बफर कैपेसिटी, एक बफर की रेजिस्टेंस पावर को शो करता है। कैसे इससे हम समझेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? इट इज इक्वल टू दी number of moles of H plus or OH ion added to change the pH of 1 mole
buffer solution by, sorry, to change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit. मतलब 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच को, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच को अगर 1 से चेंज करना है, 1 यूनिट से, यानी 4 का 5, 4 का 3, इस तरह से, तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच को बाय 1 यूनिट चेंज करना है, तो उसमें H प्लस और OH आयन के कितने मोल्स डालने होंगे? दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू बफर कैपेसिटी। मतलब जिसमें ज्यादा मोल्स डालने होंगे उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा मोल्स डालने पर पीएच में 1 का चेंज हो रहा है, यानी ज्यादा मोल्स डालने पर पीएच में 1 का चेंज हो रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। मतलब जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, वो एक अच्छा बफर कहलाएगा। जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, और वो एक अच्छा बफर कहलाएगा, राइट। तो यहां पर बफर कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बफर कैपेसिटी ज्यादा मतलब आपको ज्यादा H प्लस और OH आयन डालने पड़ेंगे ताकि पीएच में 1 का चेंज हो, यानी रेजिस्टेंस पावर उसकी ज्यादा है। अब निकालेंगे कैसे? रेजिस्टेंस पावर कैसे निकालेंगे आज का, तो अब चलो जल्दी से बता देता हूं, यह मुश्किल है। एक काम करेंगे, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में ही मैं बताऊंगा, राइट। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि बफर की रेजिस्टेंस, बफर कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, S1O1 के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करो। S1O1 के क्वेश्चंस आसानी से करोगे तो फिर बाकी के क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। चलिए मैं देखता हूं आज होमवर्क क्या मिलने वाला आप लोगों को। फिफ्टी तक कर चुके ना S1 में। तो S1 में 51 से लेके, ज्यादा है नहीं, 52, एक क्वेश्चन छूटा हुआ था इसमें शायद, 42, वो भी कर लेना। वो 1 में 52 से लेके इधर भी 53 है, और 65 से लेके 68, और दे रहा हूं।
S2 में 1 से लेके 5, बस। बेटा काइनेटिक्स की जेई एडवांस पूरा कर लेते हैं, मेरे हिसाब से डिस्कस हो चुकी है आयुष। काइनेटिक्स की जेई एडवांस पूरी हो चुकी है। इनफैक्ट एक दिन पूरी क्लास ही उसी के लिए लगाई थी मैंने। नहीं लगाई थी यार, याद आ रहा मुझे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन किए थे हमने। S2O2 हो सकता है, एडवांस तो पूरी 10 हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, है ना। वंश अभी बेटा क्वेश्चन करो, जितनी प्रैक्टिस करो, जितनी शीट को सॉल्व करो, जितनी बार करोगे उतना फायदा है, उसी से अपने आप याद होते जाएंगे। अच्छा S2O2 नहीं हुई होगी काइनेटिक्स की, पहले ये करते हैं फिर देखते हैं, देखिए ब्लास्ट में जाके कर लेंगे, कोई नहीं। वंश मेरी भी क्लास है यार, अभी आपकी जस्ट क्लास के बाद वापस 11th की क्लास है, तो खींच तो नहीं सकते। अच्छा वो थर्मो की क्लास थी क्या? अच्छा काइनेटिक्स की एडवांस तो हो चुकी है, S2O2 बाकी रहेगी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।